हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा आप सभी को पता है, हमारे द्वारा ल्यूसेंट सीरीज लाई गई थी। उसके ही साथ साथ मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आया था, परंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। अब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, तो उसी को के बाद मैं आपके लिए वापस शुरू की है। मैंने आपके लिए कौन सी हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसे। आज हम मेनली मौर्य उत्तर काल से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम सुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश आदि वंश से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने आपको मौर्य काल तक एमसीक्यू पूरे सॉल्व करा दिए थे। आज हम मौर्य उत्तर काल के करेंगे। कल फिर हम गुप्त काल के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक। अब देखिए, सातवाहन के बारे में आपको 4-5 जानकारी बता देता हूं कि सातवाहन के जो थे वो कौन थे संस्थापक। तो सर, सिमुक उसके कौन थे? संस्थापक थे। आपको याद रखना है कौन थे? सिमुक उसके संस्थापक थे। इनकी जो राजधानी थी सर, वो कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी, जो वर्तमान में कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और गोदावरी नदी के किनारे ही ये क्या थी? राजधानी इनकी हुआ करती थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ पर मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? मत्स्य पुराण में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर मत्स्य पुराण में इन्हें क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, इनके द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। सर ने आपको पढ़ाया गया होगा, शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए? तो सर वो सातवाहन वंश ने चलाए। फिर सर ने आपको एक और बात बताई होगी कि सर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा है वो भी किसके दौरान चालू हुई थी? तो वो भी सर सातवाहन वंश के दौरान ही प्रारंभ हुई थी। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है। तो पुराणों में जो सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्हें मेनली अभी मैंने क्या बताया? आंध्र वंश का बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आंध्र सातवाहन भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सातवाहनों राजा थे, उनकी जानकारी हमें मेनली किसमें मिलती है? तो मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मत्स्य पुराण में उनके बारे में हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शासक दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाने जाते थे। तो देखिए, कौन से शासक थे? तो सर जो सातवाहन शासक थे वो दक्षिणापथ के स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहां पर स्थित थी। तो मैंने अभी बताया था कि जो सातवाहन वंश की राजधानी थी वो प्रतिष्ठान हुआ करती थी। वो किस नदी के तट पे थी? गोदावरी नदी के तट पे थी। और वर्तमान में किस राज्य में पड़ती है? तो सर वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिलती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं एवं क्षत्रियों का दर खनन करने वाला बताया था। तो देखिए, जो इनके शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। उनको क्या कहा गया था कि एक अनूठा ब्राह्मण बताया गया था कि इन्होंने क्या क्षत्रियों का नाश कर दिया था या उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए इनके नाम के आगे आ रहा है गौतमी पुत्र। तो जो इस वंश के जो राजा थे वो मेनली अपने नाम के आगे किसका? माता के नाम का इस्तेमाल करते थे। किसके नाम का इस्तेमाल करते थे? माता के नाम का इस्तेमाल करते थे, गौतमी नाम की। पर जो इनका राज्य कुल था, मतलब इनका जो शासन था वो पितृसत्तात्मक शासन था। कौन सा? पितृसत्तात्मक। ये भूल मत जाइएगा, नाम के आगे माता का नाम जरूर लगाते हैं, पर इनका इनका जो राज्य था पूरा वो किस शासन पे चलता था? पितृसत्तात्मक समाज के शासन पे चलता था। यानी लड़के के बाद लड़का ही राजा बनेगा, ये फॉलो करते थे। ठीक है, अब आगे आइए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवाहन ने किस धातुओं में अपने सिक्के ढाले थे। तो सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन, ये 4 धातु के इनने सिक्के डाले थे। और सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के मेनली सातवाहन राजाओं ने ही चलाए थे। आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य कुल के राजा ने अपनी मातृ नामी को लक्षित होते थे। ये वही है कि अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। तो कौन थे? तो सर वो सातवाहन राजा थे।
फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन काल में किस भाषा का राज्य भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत जो भाषा थी वो क्या थी? इनकी राजभाषा थी। और इनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी इनकी क्या थी? लिपि थी, आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शीशे का सिक्का जारी किया था? तो किस वंश ने? तो सातवाहन राजाओं ने ही सर क्या किया था? शीशे के सिक्के जारी किए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किस राजवंश ने किया? तो किसने किया था? सातवाहन राजाओं ने ही ब्राह्मणों को भूमिदान का सर्वप्रथम चलन स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का आरंभ किसने किया था? तो तिथि युक्त सिक्कों को जो भारत में चालू किया था वो शक राजा रुद्रदामन ने किया था। ठीक है, अब देखिए शक द्वारा कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले क्षेत्र में भी शासन किया गया था, इसकी जानकारी आपको याद रखना है। फिर अगली देखते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिस थे। कुषाण वंश के एक राजा हुए कनिष्क, ये बहुत चर्चा में रहते हैं, इनके बारे में ही अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाने हैं। मेनली मैंने देखा है कि जो प्रश्न आते हैं वो कनिष्क से ही पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? तो कनिष्क से ही मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ कि देखिए कनिष्क जो राजा थे इनके द्वारा शक संबंध जारी किया था। कौन सा? शक संबंध चलाया गया था कब? 78 ईसा पूर्व में। इसे ही भारत का क्या है जो ऑथेंटिक कैलेंडर है, यही इसी को माना जाता है। शक संबंध के आधार पर ही भारत का कैलेंडर चलता है, आपको ये बात को भी याद रखना है। देखिए मेनली जो कनिष्क था वो किससे था? बौद्ध धर्म इसने अपनाया था और बौद्ध धर्म की कौन सी? महायान शाखा से ये संबंधित था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कुषाण की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो बड़े पैमाने पर जिसने स्वर्ण के सिक्के चलाए वो कौन थे? कुषाण नरेश हुआ करते थे, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो वशिष्ठ, वसुदेव और हुविष्क, ये तीन ही किससे? कुषाण वंश से संबंधित थे, पर जो नह पाना है वो कुषाण वंश से संबंधित नहीं था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित की और सांची स्तूप का तोरण द्वार बनवाया? तो भैया ये कौन थे? शुंग वंश के राजा थे। अब देखिए शुंग वंश के बारे में एक जानकारी आप याद रखिएगा कि मौर्य काल जैसे ही समाप्त होता है तो मौर्य काल के बाद कौन सा राजवंश आता है? तो वो पुष्पमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना करके शुंग वंश आता है। ठीक है, अब देखिए शुंग वंश के बारे में आपको याद रखना है कि शुंग वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को बनाया। शुंग वंश के जो राजा थे मेनली प्रारंभ में क्या हुआ करते थे? ये बौद्ध धर्म के विरोधी हुआ करते थे। इनने कई स्तूपों को तोड़वाया, पर बाद में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है मेन, तो ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म के जो स्तूप है इनके द्वारा तोड़वाए गए उनको वापस बनवाते हैं। तो उसी को देखते हुए शुंग वंश के राजा जो पुष्पमित्र शुंग थे उनने क्या किया था? मेनली सांची पर तोरण द्वार बनवाया। सांची का तोरण द्वार जो आगे फ्रंट में लगा हुआ है उसकी इनने लगवाया। सांची के आइट साइड जो रेलिंग बनी हुई है स्तूप के आइट साइड वो भी पुष्पमित्र शुंग ने लगवाई। एक सतना से भरहूत स्तूप की खोज हुई थी। कौन सी? भरहूत स्तूप की खोज की गई थी, वो भी मेनली किसने? पुष्पमित्र शुंग द्वारा बनवाया गया था। वर्तमान में वह संग्रहालय किसमें? कोलकाता के संग्रहालय में रखा हुआ है वो स्तूप। ठीक है, फिर आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अश्वघोष इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के वो क्या थे? दरबारी कवि थे, आपको याद रखना है। फिर प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो चरक जो थे उनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चरक किसके दरबार के सदस्य थे? तो कनिष्क के दरबार के सदस्य थे। आगे देखते हैं, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो अभी बताया कुषाण वंश से संबंधित थे। आगे देखते हैं, शक युग वर्ष कब शुरू हुआ था? तो मैंने बताया था 78 ईसा पूर्व में शक संबंध चालू हुआ था, आपको याद रखना है। यही मध्य प्रदेश भारत सरकार का ऑथेंटिक कैलेंडर है। ठीक है, कब चालू हुआ था? 78 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। किसके द्वारा चालू किया गया था? तो कुषाण नरेश कनिष्क के द्वारा चालू किया गया था। कनिष्क किस धर्म से था? तो सर वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, खर पल्लाण तथा बनस्फर दो क्षत्रप किसके राज्य
के अंतर्गत आते थे, तो भैया जो कनिष्क के ही राज दरबार के अंतर्गत ये दोनों आते थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष हुआ करते थे। फिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? तो यो हमारा कुषाण वंश है, कुषाण वंश के ही राजा किसकी उपाधि धारण करते थे? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए कनिष्क ने क्या सिल्क मार्ग बनाया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कुषाण काल में कौन से आप समझ लीजिए किस कृषि, या आप ये बोल दीजिएगा किस मार्ग की खोज की गई थी? तो सिल्क मार्ग की खोज की गई थी, ये पेपर में आ सकता है। या किसका निर्यात किया जाता था? तो सिल्क का निर्यात किया जाता था, ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो यूची के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये चीन के यूची काबिले से संबंधित हुआ करते थे, इसलिए इन्हें यूची और देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए, निम्न में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुक्ता निर्यात की जाती थी? तो सूती वस्त्र मेनली कुषाण काल में निर्यात किए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो सर जो कनिष्क थे उसने चरक को क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया गया था। फिर रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन मैंने आपको पहले ही बताया, एक शक राजा था, और शक राजाओं ने उज्जैन पे भी शासन किया था। शुंग वंश ने मध्य प्रदेश के विदिशा पे किया था। शुंग वंश के काल में ही मेनली क्या हुआ था? सिल्क रूट स्थापित हुआ था, ये मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो भीतरी अभिलेख में क्या है? उसका वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? तो पुष्पमित्र शुंग ही क्या थे? शुंग वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, पहले से भेलसा नगर के नाम से भी जानते थे, तो ये क्या थी? शुंग वंश की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक शुंग वंश से संबंधित नहीं है? तो भैया अग्निमित्र थे क्या? देवभूति थे क्या? वसुदेव थे क्या? या भगवत्ता थे? जल्दी बताइए, कौन नहीं थे मेनली? तो इसमें से जो देवभूति हैं वो क्या थे? शुंग वंश से संबंधित नहीं थे। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? पतंजलि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे कुषाण नरेश, उनको ही क्या वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? मैंने आपको बताया था मौर्य जैसे ही समाप्त होते हैं तो ब्राह्मण वंश, शुंग वंश जो थे वो गद्दी संभालते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एमपीपीएससी ने पूछा था। तो यवन प्रिय मेनली काली मिर्च के लिए इस्तेमाल होता था, तो इसका राइट आंसर क्या है? काली मिर्च। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवरसेन ने कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सर पाणिनि द्वारा ही अष्टाध्यायी लिखी गई है। फिर दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है, तो किसमें मिलता है? नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किए, हमारे एमसीक्यू जो मौर्य उत्तर काल से संबंधित थे उनको समाप्त किए। समझ में आए होंगे। अब मैंने आपसे कल 3 प्रश्न पूछे थे, उनका मैं आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, अशोक का गुर्जरा शिलालेख कहाँ देखने को मिलता है? तो दतिया जिले में हमें देखने को मिलता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दतिया जिला है वो किस पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हाल ही में नियुक्त हुए 5-6 दिन पहले सितंबर 2024 में, तो 2025 के प्री में इन्हें पूछा जा सकता है। तो कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? तो सर विजय यादव को क्या बनाया गया? मुख्य सूचना आयुक्त तो बनाया गया। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी अति पिछड़ी जनजाति है? तो सर 3 अति पिछड़ी जनजाति है। कौन कौन सी? सर सहरिया जो उत्तरी मध्य प्रदेश में रहती है, फिर भारिया जो छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में रहती है, फिर बेगा जो दक्षिण पश्चिमी वाले क्षेत्र में रहती है, ये आपको याद रखना है।
अब ये 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इन तीन ही के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं? दूसरा है मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तीसरा है बरेला किस जनजाति की उप जनजाति है? ये तीन ही का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अब अगली क्लास में हम गुप्त काल से संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे। अच्छा टॉपिक है, एमपी से रिलेट करके भी उसके कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको उसे भी देखना है। ये आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली लेक्चर में। धन्यवाद।